हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एमपीपीएससी का मेंस का पेपर हो चुका है और ये देख रहे हैं हम जनरल स्टडीज एमपीपीएससी का मेंस का फर्स्ट पेपर। टोटल टाइम था 3 आवर्स और किसी ने पीडीएफ जो भेजा है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तो पेपर 300 नंबर का था, आपके लिए यह बात पता है। सेक्शन ए था और सेक्शन बी था। 150 नंबर के 2 सेक्शन थे। प्रश्न नंबर 1 है, इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 15 से 20 शब्दों में देना था। तो 1 क्वेश्चन इक्वल टू 3 मार्क्स। तो देखते हैं, सबसे पहले था थर्मीडोरियन प्रतिक्रिया, थर्मीडोरियन रिएक्शन पूछी गई थी। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स 1689 काफी इजी था, बिल ऑफ राइट्स पूछा गया था। बाड़ाबंदी आंदोलन पूछा गया था। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक पंचजन, ऋग्वेदिक पंचजन पूछा गया था। वंशुबंधु वंशुबंधु पूछा गया था। मौर्य काल में तीर्थ 1.6 में पूछा गया था। मौर्य काल में तीर्थास इन द मौर्यन पीरियड, इसे इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है अनवर ए सोहेली। उसके बाद दस्तक प्रथा। उसके बाद उलगुलान काफी, ये बुरसा मुंडा से रिलेटेड है उलगुलान, और कई बार पूछा जा चुका है। यूपीएससी, जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम में भी उलगुलान से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है शंकरसा, 1.10 में पूछा गया था शंकरसा। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये वीडियो का डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग, सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अभी पेपर आया है तो आज आपके लिए जल्दी से पेपर 5-10 मिनट में करवा देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो पेपर देकर आए हैं, जो पेपर मतलब देने वाले हैं एमपीपीएससी प्री इस बार का, तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट है भीमा नायक से पूछा गया था। उसके बाद जेबीपी कमेटी से क्वेश्चन था। उसके बाद सिवनी सत्याग्रह। उसके बाद भूमरा का मंदिर 1.14 में है, भूमरा का मंदिर। उसके बाद बाघ गुफाएं, जिसे बाघ केव्स कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना था और प्रत्येक प्रश्न था 6 अंक का। 1 क्वेश्चन इक्वल टू 6 मार्क्स। सो देखते हैं, पहला क्वेश्चन था यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। हाउ डिड द मंगोल्स इन्फ्लुएंस यूरोप रेनाइसा, एक्सप्लेन इन ब्राइफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रथम विश्व युद्ध के लिए विलियम कैसर के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विलियम कैसर फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन था एवेल्युएट द रोल ऑफ द बिम्बिसार इन द राइज ऑफ द मगध। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार यह पूछा जा चुका है। मगध के उत्कर्ष में बिम्बिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो यह क्वेश्चन काफी इजी था। नेक्स्ट था नूरजहां ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। यह भी इजी क्वेश्चन था, आराम से आपने किसी भी बुक में पढ़ा होगा जो हिस्ट्री वाली है, तो इसको स्पष्ट करना था। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाउ डिड द नूरजहां इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ हर टाइम, एक्सप्लेन। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज critically examine the impact of the British rule over the Indian industry and trade। भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश प्रशासन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करना था। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि भारतीय उद्योग और व्यापार को जो ब्रिटिश शासन था उसने काफी मतलब उसको गिरा दिया था। और भारत अब पहले जो एक्सपोर्टिंग कंट्री था, भारत काफी चीज एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भारत विदेश चीजें निर्यात करता था, उसकी बदल ब्रिटिश रूल में भारत आयात करने लगा और जो भारत से रोजगार वगैरह भी छिन गए। तो काफी इजी क्वेश्चन था। इस बार के पेपर में जनरली इजी क्वेश्चन काफी पूछ गए हैं। नेक्स्ट था रिवील द रीजंस फॉर द रिएक्शन ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द लाइट ऑफ द ट्राइबल रिवोल्ट। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रियाओं के कारणों को आदिवासी विद्रोहों के प्रकाश में उद्घाटित कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। आप अगर प्रीवियस ईयर के अगर आपने मेंस के पेपर सॉल्व भी करके गए हैं तो उन लोगों ने इजीली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने एमपीपीएससी के पिछले 10-20 साल के पेपर सॉल्व किए हैं, यूपीपीएससी के किए हैं या यूपीएससी के किए हैं, जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं उनके लिए यह पेपर इजी लगा होगा, और जिन्होंने नहीं किए हैं उनने कितनी ज्यादा भी स्टडी की हो उनके लिए पेपर टफ लगा होगा। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। हाउ डिड द इंडियन रेनाइसा सपोर्ट द डिस्कवरी ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। काफी इजी क्वेश्चन था, ये आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए थ्रू लाइट ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द मध्य भारत स्टेट फॉर्म्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रितानी शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया, इस कथन की तथ्यों के प्रकाश में समीक्षा कीजिए। तो हर क्वेश्चन को आप एक सा ही लिख सकते थे कि भारत में जो भारत पहले एक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज था, इंपोर्टिंग कंट्रीज बन गया, जीडीपी वगैरह डाउन हुई और किसानों की हालत भी थोड़ी डाउन पड़ गई, व्यापारी भी थोड़े डाउन हो गए, टैक्स वगैरह दे रहे थे। तो इस प्रकार से आप सब लिख सकते हैं। इंग्लिश में है ब्रिटिश रूल इंक्रीज्ड पॉवर्टी इन इंडिया। गरीबी कैसे बढ़ी, जब भी तो गरीबी बढ़ेगी जब भारत निर्यात की जगह आयात करेगा,
तो जो वैल्यू डाउन होगी इंडिया की कंट्री की या जो भी है, तो इसलिए भारत में जो पॉवर्टी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, और उसी समय मतलब अकाल पड़ा, और टैक्स वगैरह भी उन लोगों ने, ब्रिटिश रूल उन्होंने कम नहीं किए। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। ब्रिटिश इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं, ब्रिटिश रूल इंक्रीज पॉवर्टी इन इंडिया, रिव्यू दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द फैक्ट्स। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मालवा उत्सव, मालवा उत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, काफी बार आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। नेक्स्ट है अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विवेचन कीजिए, काफी इजीली क्वेश्चन था, आपने आसानी से किया होगा। डिस्कस द रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द अमरकंटक। नाउ वी टेक नेक्स्ट पार्ट एंड विच इज, इस प्रश्न में 3 उप प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्द में देना है। मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं पेपर, लेकिन मैं इसमें आपके लिए सिर्फ बता रहा हूं कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण की विशेषताओं को पुनर्जागरण की विशेषताओं को विवेचित कीजिए। डिस्कस द फीचर ऑफ रिनायसा, काफी क्वेश्चन रिनायसा पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया था कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। काफी बार आप लोगों ने अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का वर्णन कीजिए, यूएनओ वगैरह की स्टेब्लिशमेंट हुई, और पॉलिटिकल पावर लिखा है तो वो कोल्ड वॉर वगैरह, अमेरिका और रूस वगैरह ये सब मतलब नए वो ग्रुप बन गए कम्युनिस्ट और वगैरह, और वैसे सब आप लोग इसको इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है उसका आपको इकोनॉमिक वर्णन करना है। नेक्स्ट है गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक के विकास का वर्णन कीजिए। गुप्त काल इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक। गुप्त काल से क्वेश्चन बनता ही बनता है, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। कई बार यह क्वेश्चन बन गया गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया, तो वो सब एक ही, सब में एक ही चीज लिखना है कि गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक क्यों बढ़ी, क्योंकि काफी साइंटिस्ट हुई, आर्यभट्ट वगैरह है, जो भी आपको साइंटिस्ट याद हैं या जो सब, आप इसको प्रैक्टिकल वे में भी आंसर सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ द चंदेल रूरल विद्याधर। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द रीजन ऑफ द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। कब लॉन्च हुआ? 1942 में। जैसे पता होगा कि 1942 है, आसानी से लिख देगा कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कुछ लोग बताते नहीं हैं। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भारत जो ब्रिटिश हुकूमत है उससे भारत की जो प्रजा थी वो काफ़ी दुखी थी, क्योंकि वो शोषण कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर में जबरदस्ती सैनिकों को भेज रहे थे। तो भारत ने कहा अब और नहीं, अब बस अंग्रेजों से कह दिया कि भारत छोड़ो। तो इसको आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं तो आप यह पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। इंडिया इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी जियोमॉर्फिक डिवीजन, राइट द नेम ऑफ जियोमॉर्फिक डिवीजन। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट था भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम लिखना था। राइट द नेम ऑफ द टॉप 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द नेम ऑफ द टॉप 3 कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखने थे। नेक्स्ट था चंबल नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखना था, चंबल नदी कहाँ से निकलती है। नेक्स्ट था भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम लिखने थे। राइट द नेम ऑफ द 3 पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। उसके अलावा मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के लिए प्रतिकूल कारक क्या हैं, ये लिखना था। नेक्स्ट था क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख फसलों के नाम लिखने थे एरिया वाइज। नेक्स्ट था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, उसके उदाहरण भी बताने थे। नेक्स्ट था प्राकृतिक आपदा क्या है, उदाहरण लिखिए। व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, गिव एग्जांपल, कर लिया होगा। नेक्स्ट है मृदा अपरदन को रोकने के मुख्य उपाय लिखिए। राइट द मेन मेजर्स टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कैसे रोका जाए, ये 10th की बुक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट था राइट द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज विथ इट्स हाइट। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों के नाम लिखिए। गन्ना उत्पादक हैं जो मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले, उनके नाम लिखना था। उसके दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी में अभी काफी और पेपर हैं। एमपीपीएससी 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम लिखना था। पेयजल में कौन सी अशुद्धियां होती हैं लिखना था। कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपने सॉल्व किया, आपने वो ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, मुझे ऐसा भरोसा है, क्योंकि स्टडी 16 ने भी जो टेस्ट सीरीज करवाई थी ऑफलाइन, उससे काफी क्वेश्चन फंसे हुए लग रहे हैं। नेक्स्ट है काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति लिखिए। उसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है। जेट स्ट्रीम से शायद इस बार यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स में जेट स्ट्रीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है भारत में मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करना है, काफी बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है। भारत में शुष्क कृषि की प्रमुख समस्याओं को लिखना है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता पर टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उसके अलावा मध्य प्रदेश को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा मालवा पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। तो ज्योग्राफी से भी काफी क्वेश्चन थे। भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय वितरण लिखिए। राइट द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विंध्यान सिस्टम रॉक्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का विवरण दीजिए। भुज के भूकंप 2001 पर टिप्पणी लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द भुज अर्थक्वेक 2001। नेक्स्ट है कंपेयर द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया। वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है, बार सबसे इजी क्वेश्चन था इस, मुझे लग रहा है कि उत्तर और दक्षिण भारत में अपवाह तंत्र की तुलना करना था। उत्तर साइड जो नदी हैं उनमें ज़्यादातर समय पानी रहता है क्योंकि वो ग्लेशियर वगैरह से आती हैं, और दक्षिण भारत में जो मानसूनी टाइप की होती है। तो ये इजी क्वेश्चन था, आप 3-4 क्वेश्चन कर सकते थे, 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा इजी थे। जल के विवेकपूर्ण उपयोग की दृष्टि से सिंचाई की नई तकनीकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द न्यू टेक्निक्स यूज्ड इन द इरिगेशन टू प्रिवेंट द यूज ऑफ वाटर। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। उसके अलावा मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनालाइज द मेजर फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके अलावा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के वितरण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। सुनामी की उत्पत्ति के कारण क्या है। भारत में वर्ष 2004 में आई सुनामी के परिदृश्य एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो इजी क्वेश्चन था, 2004 की जो सुनामी आई उसकी उत्पत्ति के कुछ कारण लिख दीजिए। और ये कुछ लोग कह रहे थे मुझसे कि भारत में जो वर्ष 2004 में आई सुनामी के परिदृश्य एवं प्रभावों की विवेचना नहीं बना। तो मैं आपको बता दूं ये प्रभाव ये हुए कि भारत जो अब टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देने लगा है। अब भारत पहले से अलर्ट हो गया है। भारत ने कुछ स्टेशन लॉन्च किए हैं जिससे अब पहले ही भारत को पता चल जाएगा कब सुनामी है, क्या हो रहा है। तो ये सब लिख सकते थे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।